पढ़ेंगे कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक भूगोल से पाठ 1 जिसका नाम है संसाधन। अगले पेज पर चलते हैं। पाठ को शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि हम इस पाठ में क्या पढ़ेंगे। पहला, संसाधन का अर्थ यानी संसाधन का मतलब क्या होता है। संसाधनों के प्रकार यानी संसाधनों को किन किन भागों में बांटा गया है, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन। तीसरा, संसाधनों का संरक्षण यानी संसाधनों को संरक्षित किए जाने की आवश्यकता क्यों है। पाठ की शुरुआत के लिए अगले पेज पर चलते हैं। संसाधन, संसाधन का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। अपने आसपास देखो, आपके आसपास कौन कौन सी वस्तुएं हैं। यदि मैं अपने आसपास देखती हूँ तो मेरे आसपास लैपटॉप है, प्रिंटर है, गिलास है, रिमोट है, पेन है, चेयर, टेबल, माउस, पानी की बोतल। तो जो भी वस्तुएं हमारे आसपास हैं जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं उसे संसाधन कहते हैं। पेन से हम क्या करते हैं, लिखते हैं। लैपटॉप से मैं क्या करती हूँ, आप सबके लिए वीडियो बनाती हूँ। आप स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के लिए आप बस, ऑटो रिक्शा इनमें से कुछ भी लेते हैं। ये क्या है, संसाधन है। जिस किताब से हम पढ़ते हैं वो क्या है, वो भी एक संसाधन है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि हर वो वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है उसे संसाधन कहते हैं। हर वस्तु हमारे लिए उपयोगी है और उस वस्तु की उपयोगिता उसे संसाधन बनाती है। मेरे पास चश्मा रखा हुआ है, चश्मा मेरे लिए उपयोगी है, मेरी आवश्यकता को पूरा करता है। कैसे, चश्मे का प्रयोग करके मैं आसानी से पढ़ पाती हूँ, ये चश्मे की उपयोगिता है। मेरे पास पेन है, पेन का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, लिखने के लिए करते हैं। तो हर वस्तु की अपनी उपयोगिता होती है, ये उपयोगिता ही उसे संसाधन बनाती है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। मूल्य का अर्थ होता है महत्व। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। थोड़ी लंबी लाइन है, उदाहरण से समझ लेते हैं। मुझे चीनी की आवश्यकता है, मैंने दुकान से 1 किलो चीनी ली, उसके बदले में मैंने दुकानदार को कुछ रुपए दिए, तो ये मैंने चीनी का आर्थिक मूल्य चुकाया। तो कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जैसे कि मैंने चीनी खरीदने के लिए दुकानदार को रुपए दिए हैं, ये चीनी का आर्थिक मूल्य हो गया। बरसात का मौसम है, खूब तेज बारिश हुई, बारिश बंद होने के बाद आसमान में एक सुंदर सा इंद्रधनुष दिखाई देता है, उसे देखने के बाद एक संतुष्टि प्राप्त होती है। तो ये इंद्रधनुष देखने के बदले मैंने किसी को रुपए तो नहीं दिए, यानी आर्थिक मूल्य नहीं चुकाया। उसी तरह से जिस हवा में हम सांस लेते हैं, सर्दियों में छत पर धूप सेकते हैं, इनके लिए हम क्या किसी को रुपए देते हैं, नहीं, फिर भी हम इनका प्रयोग करते हैं। तो कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। तो इस पॉइंट का यही मतलब है कि कुछ संसाधनों को प्रयोग करने के लिए हमें आर्थिक मूल्य चुकाना होता है और कुछ संसाधनों को प्रयोग करने के लिए हमें आर्थिक मूल्य नहीं चुकाना होता। जैसे कि धूप, बारिश, हवा, इन सबको देखने के लिए हम किसी प्रकार का आर्थिक मूल्य नहीं चुकाते हैं। कुल मिलाकर इन दोनों पॉइंट्स का यही मतलब है कि किसी वस्तु की उपयोगिता और मूल्य उसे संसाधन बनाते हैं। यहाँ पर हमने संसाधन का मतलब समझ लिया है। अब संसाधनों को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है, उनको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। पिछले पेज में हमने क्या समझा था, संसाधन का मतलब क्या होता है। दूसरा, किसी वस्तु की उपयोगिता और मूल्य उसे संसाधन बनाते हैं। तीसरा, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। अब यहाँ पर इस पेज में हम संसाधनों के वर्गीकरण को समझेंगे। संसाधनों के वर्गीकरण को समझने से पहले एक और लाइन दी गई है, उसको भी समझ लेते हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। समय का मतलब होता है टाइम, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। ये दो चीजें हैं जो किसी वस्तु को, किसी पदार्थ को संसाधन में बदल सकते हैं। कैसे, उदाहरण से समझते हैं। आग की खोज हुई, जब आग की खोज हुई यानी मनुष्य ने आग जलाना सीख लिया, तो उस समय मनुष्य को नहीं पता था कि हम आग से क्या क्या कर सकते हैं, यानी आग के उपयोगों के बारे में मनुष्य को जानकारी नहीं थी। समय बीतता गया, मनुष्य ने अपने ज्ञान का प्रयोग करके क्या सीखा कि आग से हम खाना पका सकते हैं, लोहे को गला सकते हैं ताकि अन्य संसाधनों का निर्माण किया जा सके, जैसे कि कार, बस, रेल, कुर्सी, दरवाजे। कांच को गलाकर उसे अनेक रूपों में ढाला जा सकता है, जैसे कि फूलदान, गिलास, बोतल आदि। कुल मिलाकर इस पॉइंट का यही मतलब है कि किसी भी संसाधन को बनाने के लिए समय और प्रौद्योगिकी, इन दोनों चीजों की आवश्यकता होती है। अब जो हमारे संसाधन हैं उनको 3
वर्गों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। इन संसाधनों के वर्गीकरण को डिटेल में समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब तक हमने क्या समझा है कि संसाधनों का मतलब क्या होता है, फिर संसाधनों को 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। एक एक करके इनको समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन का मतलब क्या होता है? वो संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि वे संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं और उनमें सुधार की जरूरत नहीं होती, यानी सीधे प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे कि हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। नदियों और झीलों का पानी, वो भी एक प्राकृतिक संसाधन है। इनमें संशोधन तो नहीं करते, सीधे प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का अच्छी तरह प्रयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की जरूरत पड़ सकती है। जैसे कि नदियों और झीलों में जो पानी होता है उसे तो हम सीधे प्रयोग में ला सकते हैं, लेकिन जमीन के नीचे जो पानी है उसका प्रयोग कैसे किया जाएगा? उसके लिए तो हमें हैंडपंप चाहिए या फिर पानी खींचने के लिए मोटर का प्रयोग किया जाएगा, तभी तो हम जमीन के नीचे का पानी प्रयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन का मतलब क्या होता है ये हमने समझ लिया है। अब प्राकृतिक संसाधनों का भी वर्गीकरण किया गया है। प्राकृतिक संसाधनों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, 4 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? विकास और प्रयोग के आधार पर वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन, उत्पत्ति के आधार पर अजैव और जैव संसाधन, वितरण के आधार पर सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन, पुनः पूर्ति के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण को एक एक करके समझ लेते हैं, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। यहाँ तक हमने क्या समझा है? संसाधनों का अर्थ यानी संसाधनों का मतलब क्या होता है। फिर संसाधनों को 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। उसके बाद प्राकृतिक संसाधनों को भी 4 वर्गों में बांटा गया है। यहाँ से हम प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले आता है विकास और प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। तो विकास और प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन। इनको भी समझ लेते हैं। वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है और इन संसाधनों का इस समय उपयोग किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि वे संसाधन जिनकी मात्रा का हमें पता है और उसका उपयोग भी हम कर रहे हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में काली मिट्टी के निक्षेप, हमें काली मिट्टी के निक्षेपों की मात्रा का भी पता है और आज के समय में इनका उपयोग भी किया जा रहा है। इसी तरह से जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयले के निक्षेप, इनकी भी मात्रा का पता है, साथ ही साथ इनका उपयोग भी हो रहा है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा हमें ज्ञात होती है और उनका उपयोग भी हो रहा है। दूसरा कौन सा है? संभाव्य संसाधन। ये वे संसाधन है जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती और इस समय इनका प्रयोग नहीं हो सकता। वास्तविक संसाधन में क्या है? मात्रा हमें ज्ञात होती है और उनका उपयोग भी हो रहा है, लेकिन संभाव्य संसाधन में हमें मात्रा का ज्ञान नहीं होता, साथ ही साथ इनका प्रयोग भी नहीं हो रहा है। ये जो संसाधन है इनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है क्योंकि अभी हमारे पास उन्नत प्रौद्योगिकी नहीं है। जैसे कि लद्दाख में पाया गया यूरेनियम एक संभाव्य संसाधन है, उसका प्रयोग हम अभी नहीं कर रहे हैं। हाँ, भविष्य में ऐसा हो सकता है कि हम लद्दाख में पाए जाने वाले यूरेनियम का प्रयोग कर सकें जब हमारे पास उन्नत प्रौद्योगिकी होगी। कुछ समय पहले क्या था? तीव्र गति से चलने वाली पवनें हमारे लिए एक संभाव्य संसाधन थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। जब हमारे पास प्रौद्योगिकी आ गई, पवन चक्कियों के प्रयोग से हमने ऊर्जा उत्पन्न करना सीख लिया, तब से ये तेज गति से चलने वाली पवनें हमारे लिए संभाव्य संसाधन नहीं है, क्योंकि इन पवनों का प्रयोग अब हम ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कर रहे हैं। ये हमने समझा विकास और प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। अब उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को किन किन वर्गों में बांटा गया है उनको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर।
अब तक हमने क्या समझा है? प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। विकास और प्रयोग के आधार पर वास्तविक और संभाव्य संसाधन, इनको हमने अच्छे से समझ लिया है। इस पेज में हम उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण समझेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? अजैव संसाधन और जैव संसाधन। अजैव संसाधन कौन से होते हैं? अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जैसे कि मिट्टी, चट्टाने, खनिज, यानी जो सांस नहीं लेते, खाना नहीं खाते, चलते नहीं हैं, इनको अजैव संसाधन कहते हैं। किताब में अजैव संसाधन के जो उदाहरण दिए गए हैं, उनके अलावा 5 अजैव संसाधनों के नाम आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करने हैं। तो अजैव संसाधन कौन से होते हैं? निर्जीव वस्तुएं जो होंगी वे अजैव संसाधन कहलाती हैं। जैव संसाधन वो होते हैं जो सजीव होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु। मैं और आप, यानी जो सांस लेते हैं, चलते फिरते हैं, वो होते हैं जैव संसाधन। तो यहाँ तक हमने क्या समझा है? प्राकृतिक संसाधनों का 4 भागों में वर्गीकरण किया है। विकास और प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण हमने समझ लिया है। उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, ये भी हमने समझ लिया है। अब वितरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। पिछले पेज में हमने क्या समझा था? उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण। अब यहाँ पर इस पेज में हम वितरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण को समझेंगे। तो वितरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? सर्वव्यापक और स्थानिक। सर्वव्यापक संसाधन वे होते हैं जो सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे कि हवा। हवा हर जगह पाई जाती है। ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली में ज्यादा हवा हो और गोवा में कम हो, या आपके किसी क्षेत्र में कम हवा हो या ज्यादा हो, ऐसा तो नहीं होता ना। तो हवा सब जगह पाई जाती है। दूसरा हो गया स्थानिक संसाधन। ये वे संसाधन होते हैं जो कुछ निश्चित स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे कि तांबा और लोहा। ये भारत में कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, हर जगह तो पाए नहीं जाते। जैसे हवा हर जगह पाई जाती है, उस तरह से तांबा तो नहीं मिलता ना, या लोहा नहीं मिलता। तो सर्वव्यापक संसाधन वो होते हैं जो हर जगह पाए जाते हैं, और स्थानिक संसाधन वो होते हैं जो कुछ निश्चित स्थानों पर पाए जाते हैं। यहाँ तक हमने क्या समझा है? प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। 3 को हमने अच्छे से समझ लिया है। अब रहता है चौथा, पुनः पूर्ति के आधार पर वर्गीकरण। इसको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब तक हमने क्या समझा है? प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। विकास और प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण हमने समझ लिया है। फिर उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण भी हमने समझ लिया है। उसके बाद वितरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण, इसे भी हमने समझ लिया है। अब इस पेज में हम पुनः पूर्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों के वर्गीकरण को समझेंगे। तो पुनः पूर्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानव क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि ये वे संसाधन हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं और वे जल्द ही रिन्यू हो जाते हैं, यानी पुनः पूरित हो जाते हैं, जैसे कि जल, मृदा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ये नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं। लेकिन जिस तरह से मानव के द्वारा, यानी हमारे द्वारा इनका प्रयोग किया जा रहा है, ये उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल है तो नवीकरणीय संसाधन, यानी शीघ्रता से पुनः पूरित हो जाता है, लेकिन मानव द्वारा उससे भी अधिक तेजी से जल का उपयोग किया जा रहा है। परिणाम क्या होगा? जल की कमी हो जाएगी, जैसा कि आज के समय में भी जल की कमी देखने को मिलती है। नवीकरणीय संसाधनों में ही कुछ संसाधन असीमित हैं, उन पर मानव क्रियाओं, यानी हमारे द्वारा किए गए कामों का कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि सौर ऊर्जा। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि नवीकरणीय संसाधन कुछ समय बाद अपने आप को पुनः पूरित जरूर कर लेते हैं, लेकिन मानव द्वारा उनका बहुत तेजी से प्रयोग किया जा रहा है, जिसका परिणाम क्या होता है?
है नवीकरणीय संसाधनों की भी कमी हो जाती है। इसलिए हमें नवीकरणीय संसाधनों का भी सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए, सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए। दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन होते हैं जिनका भंडार सीमित है और भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन तो शीघ्रता से पुनः पूरित हो जाते हैं, लेकिन अनवीकरणीय संसाधनों को पुनः पूरित होने में बहुत ज्यादा वर्षों का समय लगता है। इनका भंडार हमारे पास सीमित है। कहने का मतलब ये है कि अनवीकरणीय संसाधन निश्चित मात्रा में है। दूसरा, इनको पुनः पूरित होने में, दोबारा बनने में हजारों वर्षों का समय लग जाता है। अनवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण क्या क्या है? कोयला, पेट्रोलियम। इनका भी हमें सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए। तो ये हमने समझ लिए पुनः पूर्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। दोनों को हमने उदाहरण सहित समझ लिया है। तो प्राकृतिक संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। चारों भागों को हमने एक एक करके समझ लिया है। अब अगले पेज पर हम मानव निर्मित संसाधनों के बारे में समझेंगे। आपको याद होगा पिछले पेजों में हमने पढ़ा था कि संसाधनों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों का मतलब क्या होता है ये हमने समझ लिया है। फिर प्राकृतिक संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है, उनको भी हमने डिटेल में अच्छे से समझ लिया है। इस पेज में हम मानव निर्मित संसाधन का मतलब समझेंगे। प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। ये पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा, इसलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि कच्चा तेल है। कच्चे तेल को जमीन के नीचे से निकाला जाता है। आप लोगों ने साइंस की पुस्तक में पेट्रोलियम परिष्करण प्रभाजी आसवन विधि के बारे में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो आगे की क्लासेस में पढ़ लोगे। तो कैसे कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल, स्नेहक, इन सबको अलग किया जाता है। कच्चा तेल क्या था? प्राकृतिक पदार्थ। जब कच्चे तेल से हमने पेट्रोल, डीजल, स्नेहक और अन्य पदार्थ अलग कर लिए हैं, ये क्या है? ये मानव निर्मित संसाधन है। ऐसे ही लकड़ी क्या है? प्राकृतिक पदार्थ है। लकड़ी से हमने बेड बनाया, चेयर, टेबल, खिड़की, दरवाजे, ये सब बनाए। ये क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। कुल मिलाकर इस पॉइंट का यही मतलब है कि जब प्राकृतिक पदार्थ जैसे कि लकड़ी और कच्चा तेल, ये संसाधन तब बनते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। मूल रूप बदल जाने के बाद वे संसाधन कौन से संसाधन कहलाते हैं? मानव निर्मित संसाधन। तो मानव निर्मित संसाधन का मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्या आपको ये बात मालूम है कि मानव भी एक संसाधन है? हो सकता है ये देखने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल आए कि मानव तो संसाधनों का निर्माण करता है, फिर मानव कैसे संसाधन हो सकता है? उसको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। पिछले पेजों में हमने पढ़ा था कि संसाधनों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। यानी मानव खुद एक संसाधन है। मानव क्या करता है? ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके संसाधनों का निर्माण करता है। आपको याद हो तो पिछले पेज में हमने पढ़ा था कि लकड़ी एक प्राकृतिक पदार्थ है। मानव ने अपने ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके उससे चेयर, टेबल, खिड़की, दरवाजे ये सब बनाए हैं। तो मानव क्या करता है? अपने ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके संसाधनों का निर्माण करता है। लकड़ी से चेयर, टेबल कब बनाया जा सकता है? जब उसके पास ऐसा करने के लिए ज्ञान होगा, कौशल होगा और टेक्नोलॉजी होगी। पिछले पेज में हमने कच्चे तेल का उदाहरण समझा था। कच्चा तेल क्या है? एक प्राकृतिक पदार्थ है। कच्चे तेल से मानव ने पेट्रोल, डीजल, स्नेहक और अन्य पदार्थों को अलग कर लिया। तो कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल तभी बनाया जा सकता है जब मानव के पास ऐसा करने के लिए ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी हो। अब ये ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी ये मानव में जन्मजात नहीं पाए जाते, इनका विकास करना पड़ता है। और ये विकास होगा कैसे? शिक्षा और स्वास्थ्य से। यानी अच्छी शिक्षा दी जाए, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तभी तो मानव का एक अच्छे मानव संसाधन के रूप में विकास होगा। मैं मानव हूँ, मेरा ना तो पढ़ने का मन करता है और ना ही कुछ अन्य चीजें सीखने में मेरी रुचि है। अब आप बताओ क्या भविष्य
भविष्य में एक अच्छे मानव संसाधन के रूप में मेरा विकास होगा? क्या मैं एक अच्छी टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर बन पाऊंगी? नहीं, क्योंकि ना तो मेरे पास ज्ञान है ना कौशल है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि यदि हम मानव संसाधन का विकास करना चाहते हैं, उसके लिए हमें 3 चीजों पर ध्यान देना होगा। कौन कौन सी? शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल। तभी हम एक अच्छे मानव संसाधन का विकास कर सकते हैं। इस पेज में हमने क्या समझा है कि मानव स्वयं एक संसाधन है, क्योंकि मानव अपने ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके अन्य संसाधनों का निर्माण करता है, जो कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यहाँ तक हमने क्या समझा है? संसाधन क्या होते हैं, संसाधनों के प्रकार भी हमने समझ लिए हैं। अब सिर्फ संसाधनों के बारे में जानकारी लेने से तो काम नहीं चलने वाला, संसाधनों का संरक्षण भी तो जरूरी है। तो संसाधनों का संरक्षण किस तरह से किया जा सकता है? संसाधनों के संरक्षण की जरूरत क्यों है, उसको समझने के लिए चलते हैं अगले पेज पर। संसाधन संरक्षण। संसाधनों के बारे में तो हमने अच्छे से समझ लिया है। अब संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है उसको समझते हैं। संसाधन संरक्षण का मतलब क्या होता है? संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जो संसाधन है, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उनका हमें सोच समझकर उपयोग करना चाहिए और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना चाहिए। आपको याद होगा पिछले पेजों में हमने समझा था पुनः पूर्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, नवीकरण और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं? जो शीघ्रता से अपने आप को पुनः पूरित कर लेते हैं। अब संसाधनों को पुनः पूरित होने के लिए कुछ समय तो चाहिए। पुनः पूरित होने की जो गति होती है, उससे अधिक तेजी से हम संसाधनों का उपयोग करेंगे तो क्या होगा? संसाधनों की कमी हो जाएगी। इसलिए इस पॉइंट में यही बताया गया है कि जो संसाधन है उनका हमें सोच समझकर प्रयोग करना चाहिए और दूसरा, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना चाहिए। इसी को कहते हैं संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण क्या होता है ये हमने समझ लिया है। अब संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, यानी संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है वो समझते हैं। सतत पोषणीय विकास। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या होता है कि संसाधनों का सावधानी पूर्वक प्रयोग करना है, सोच समझकर प्रयोग करना है, ताकि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं तो पूरी हों, साथ ही साथ जो भावी पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ियां हैं, उनकी आवश्यकताएं भी पूरी हो सकें। यानी संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? ताकि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता पूरी हो सके, साथ ही साथ जो भावी पीढ़ी है उनकी आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके। संसाधन संरक्षण का मतलब क्या होता है समझा है हमने। फिर संसाधनों के संरक्षण की जरूरत क्यों है ये भी हमने समझ लिया। अब संसाधनों के संरक्षण के तरीके क्या क्या हैं, यानी संसाधनों को कैसे संरक्षित किया जा सकता है वो तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका है उपभोग कम करके, यानी हम कम से कम वस्तु का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि पंखे का स्विच बंद करके हम बिजली बचा सकते हैं। दिन के समय में हम ट्यूबलाइट का प्रयोग न करके सूर्य की रोशनी का प्रयोग कर सकते हैं। कई जगह क्या होता है, नल टपकता रहता है, तो नल की मरम्मत करा के हम जल की बचत कर सकते हैं। दूसरा है पुनः चक्रण। कई बार क्या होता है, हमारे पास प्लास्टिक या कांच की बोतल आ जाती है, तो प्लास्टिक और कांच की बोतल का पुनः चक्रण करके हम सजावट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा है पुनः उपयोग, यानी हम किसी वस्तु का बार बार उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई खाद्य पदार्थ लाते हैं, उसके साथ प्लास्टिक के डब्बे, बोतलें आती हैं, उन प्लास्टिक के डब्बों और बोतलों का इस्तेमाल हम अपने रसोई घर में कर सकते हैं। इस तरह से हम वस्तु का पुनः उपयोग कर सकते हैं। ये हमने संसाधनों के संरक्षण के तरीके समझे। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है, संसाधनों के बारे में जानकारी हासिल करना काफी नहीं है, हमें संसाधनों का संरक्षण भी करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें। इसी के साथ यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है। पुस्तक में पाठ के पीछे जो प्रश्न दिए गए हैं उनको और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक अलग वीडियो में कराया गया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को भी देख लेना है और पाठ को अच्छे से समझ लेना है।